हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आलोक सिंह। आज मैं आपको फिनॉल का इम्पॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है ना। वो भी कौन सा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। और ये टॉपिक है नहीं, मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ, 100%। आज हम जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उसमें से एक या दो क्वेश्चन पक्का बोर्ड एग्जाम आएगा, चाहे आप किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हो, या सीबीएसई बोर्ड हो, या आईसीएसई बोर्ड हो, या स्टेट बोर्ड हो। ये 100% गारंटी है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन पक्का 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 आएगा, ठीक है। तो इस टॉपिक से जितने क्वेश्चन हम बन सकते हैं, सम इम्पॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ फिनॉल से, वो हम सभी को आज हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। उसमें सबसे पहला रिएक्शन का, लेकिन हाँ, पढ़ने से पहले एक बात आपको बता दें कि फिनॉल जो है ना, फिनॉल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस कंडीशन में देता है, या क्यों देता है, या कहाँ देता है, ये बातें थोड़ा सा समझ लेते हैं। फिनॉल पे जब भी कोई इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन करने आता है, उस जगह का नाम है ऑर्थो एंड पैरा। दोबारा बता दे रहे हैं, जब भी फिनॉल के ऊपर कोई इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन करने आता है, तो जिस जगह पे आता है उस पोजीशन का नाम क्या है? ऑर्थो एंड पैरा, ठीक है। अब अगर किसी को ऑर्थो पैरा नहीं पता तो आपको बता दें कि जब तक बेंजीन पे कोई चीज़ नहीं जुड़ा होता है, कुछ नहीं लगा, उस समय कोई ऑर्थो नहीं है, कोई पैरा नहीं है, कोई मेटा नहीं है, ठीक है। लेकिन जब बेंजीन पे कुछ लग जाता है, बेंजीन पे कुछ लग जाता है, उसके बाद उसके अगल बगल वाले पोजीशन को हम लोग ऑर्थो कहते हैं, उसके बाद वाले पोजीशन को मेटा कहते हैं, और आमने सामने वाले पोजीशन को पैरा कहते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोला मैंने? बेंजीन पे जब तक कुछ नहीं लगा है, यानी कि जब उसका फॉर्मूला क्या है? C6H6 है, तब कोई ऑर्थो नहीं है, कोई पैरा नहीं है, कोई मेटा नहीं है। लेकिन जब बेंजीन पे कुछ जुट जाता है, उसके बाद अगल बगल वाले पोजीशन को हम लोग ऑर्थो कहते हैं, उसके बाद वाले पोजीशन को मेटा कहते हैं, और आमने सामने वाले पोजीशन को हम लोग पैरा कहते हैं, ठीक है। तो एक एक करके पढ़ लेते हैं। सबसे पहला रिएक्शन क्या है? नाइट्रेशन। हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं नाइट्रोकरण, ठीक है। नाइट्रेशन हिंदी में कहते हैं उसको नाइट्रोकरण, ठीक है। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं बताओ? फिनॉल का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हिंदी में अगर हम बात करेंगे तो फिनॉल की इलेक्ट्रॉन रागी अभिक्रियाएं, फिनॉल की इलेक्ट्रॉन रागी अभिक्रियाएं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। पहला टॉपिक क्या चल रहा है? नाइट्रेशन यानी कि नाइट्रोकरण। अब आप साफ साफ देख रहे हो क्या? रिएक्शन विथ डाइल्यूट HNO3, रिएक्शन विथ डाइल्यूट HNO3। हिंदी में अगर हम बात करेंगे तो तनु HNO3 के साथ अभिक्रिया। अब यहाँ पे तनु या डाइल्यूट का मतलब क्या होता है? आप ये समझिए कि यहाँ पे पानी की मात्रा अधिक है और HNO3 जो कि एसिड है उसकी मात्रा कम है, ठीक है। जब फिनॉल डाइल्यूट HNO3 से रिएक्शन करता है, जब फिनॉल डाइल्यूट HNO3 से रिएक्शन करता है, तो देखिए होता क्या है। बेंजीन का फॉर्मूला सबको पता है, C6H6 होता है। बेंजीन का फॉर्मूला सबको पता है, C6H6 होता है। लेकिन हमें बेंजीन नहीं, बेंजीन पे OH लग गया, तो फिनॉल का फॉर्मूला होता है C6H6O, या हम लोग इसको लिख सकते हैं C6H5OH, ठीक है ना। अब हम बात क्या करते हैं कि यहाँ का OH हटता है। अब मैं थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर बना के दिखा दूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नाइट्रिक एसिड का OH आता है, और जहाँ पर ये NO2 वाला भाग जुड़ेगा उस जगह का क्या हटेगा? H हट जाएगा। क्या हटेगा? H हट जाएगा। तो इसका OH और इसका H बाहर निकल के क्या बना लेगा? H2O। क्या बना लेगा? H2O। अभी मैंने ऑलरेडी बता रखा है क्या कि फिनॉल कैसा डायरेक्टिंग है? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है, ठीक है ना। तो NO2 ग्रुप जाके कहाँ बैठेगा? या तो ऑर्थो पे बैठेगा या तो पैरा पे बैठेगा, ठीक है। इसको पढ़ेंगे क्या? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल या पैरा नाइट्रोफिनॉल, इसको पढ़ेंगे। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल या पैरा नाइट्रोफिनॉल, इसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। हमेशा ध्यान रखेंगे कि मेजर प्रोडक्ट जो बनता है ना, वो हमेशा पैरा वाला बनता है, ऑर्थो वाला हमेशा माइनर बनता है। अगर एग्जाम पूछता है क्या, राइट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ फिनॉल व्हेन रिएक्ट विथ डाइल्यूट HNO3,
ठीक है ना। यानी कि आपको मुख्य उत्पाद लिखना है। जब फिनॉल किसके साथ रिएक्शन करेगा बताओ, तनु HNO3 के साथ रिएक्शन करेगा, तो हमेशा कौन सा लिखेंगे, पैरा वाला मेजर होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से भी एक क्वेश्चन बनता है, वो क्या बनता है कि देखो जब बनेगा तो दोनों बनेगा, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल भी बनेगा और पैरा नाइट्रोफिनॉल बनेगा, तो इनको सेपरेट कैसे करेंगे, किस टेक्निक से, किस प्रोसेस हम इन दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। ये एक क्वेश्चन बनेगा 1 मार्क्स के लिए कि हाउ कैन वी सेपरेट ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल। यानी कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल को अलग करने की विधि का नाम बताएं। तो उस विधि का नाम है, उस प्रोसेस का नाम है स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम यहाँ लिख दे रहे, स्टीम डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन हिंदी में क्या बोलते हैं, वाष्प आसवन विधि, वाष्प आसवन विधि, वाष्प आसवन विधि, ठीक है। हिंदी में क्या बोलेंगे, वाष्प आसवन विधि, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टीम डिस्टिलेशन टेक्निक, ठीक है। आपका मैं ऑब्जेक्टिव कराते जा रहा हूं, अभी मैं फिर आगे बताऊंगा। अगर ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाएगा, 3 मार्क्स में, ये तो क्वेश्चन है CBSE में कई बार पूछा गया, बहुत टाइम से रिपीटेड है। हाउ कैन वी सेपरेट ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल, ठीक है ना। फिर हम बताएंगे कि अब सवाल दूसरा क्या पूछता है वो भी बता देते हैं कि इन दोनों में मोर वोलेटाइल कौन है, मोर वोलेटाइल कौन है, मतलब जल्दी भाप में कौन बदलेगा। तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज मोर वोलेटाइल देन पैरा नाइट्रोफिनॉल, यानी कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल जो आसानी से भाप में बदल सकता है, किसके अपेक्षा, पैरा नाइट्रोफिनॉल की अपेक्षा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें हमको आगे हम इसका थोड़ा 2 मार्क्स वाला भी बताएंगे इसके जस्ट बाद, ठीक। आगे देख लेते फिर, रिएक्शन विथ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, सांद्र HNO3 के साथ अभिक्रिया, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CBSE में क्वेश्चन क्या पूछेगा, व्हाट हैपन व्हेन फिनॉल रिएक्ट विथ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, व्हाट हैपन व्हेन फिनॉल रिएक्ट विथ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। तो होगा क्या कि यहां से सेम चीजें, यहां से OH हटेगा और बचेगा क्या, NO2। तो यहाँ NO2 कहाँ जाकर जुड़ता है, ऑर्थो पे जुड़ जाता है और पैरा पे जुड़ता है, मेटा पे नहीं जुड़ता, क्योंकि ऑलरेडी बता रखा है कि फिनॉल इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव। तो कहाँ जाकर जुड़ेगा, ऑर्थो और पैरा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। इसके आगे हम 3 मोल लगा लेते हैं। कितना मोल लगा रहे हैं, 3 मोल इसके आगे लगा दे रहे हैं, ठीक है। जिसको हम बड़ा फेमस नेम है पिक्रिक एसिड, क्या नाम है इसका, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल का जो कॉमन नेम है वो पिक्रिक एसिड है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको एक मेन बात समझ में आ रहा है क्या, कि जब फिनॉल डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन कर रहा है तो बन रहा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल या पैरा नाइट्रोफिनॉल। लेकिन वही फिनॉल अगर कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक के साथ रिएक्शन कर रहा है तो NO2 कहाँ जा रहा है बताओ, ऑर्थो पे चला जा रहा है और पैरा पे चला जाता है। इसका नाम क्या हो जाएगा, ये दूसरा पोजीशन है, ये चौथा और ये छठा है। तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, इसको हम लोग पिक्रिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ भी आप लोग रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 क्वेश्चन कर ले, क्या, व्हाट हैपन व्हेन फिनॉल रिएक्ट विथ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड एंड व्हाट हैपन व्हेन फिनॉल रिएक्ट विथ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, ठीक है। हिंदी में अगर बोलेंगे तो क्या होता है जब फिनॉल तनु नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करता है, या क्या होता है जब फिनॉल सांद्र नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करता है, ठीक है। तो तनु नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल बनेगा या पैरा नाइट्रोफिनॉल बनेगा, और सांद्र से करेगा तो पिक्रिक एसिड या क्या बोल सकते हैं 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल बोलेंगे। अभी मैं आगे जा करके इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताऊंगा इसके जस्ट बाद कि इनको सेपरेट कैसे कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस का नाम बताओ, अगर ऑब्जेक्टिव टाइप पूछ लिया तो कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल किस प्रोसेस से अलग कर सकते हैं, तो उसका नाम है स्टीम डिस्टिलेशन टेक्निक, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं, वाष्प आसवन विधि से इसको सेपरेट कर सकते। इन दोनों में ज़्यादा वोलेटाइल कौन है, तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज मोर वोलेटाइल देन पैरा नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। इसमें बॉइलिंग पॉइंट किसका कम होगा, क्वथनांक किसका कम होगा, अभी हम जस्ट इसके बाद ये डिस्कशन करेंगे। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। जैसे कि अभी मैं थोड़े पहले बोला था क्या कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल को किस प्रोसेस के द्वारा या किस विधि के द्वारा अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो जो इसका आंसर बनेगा हम वो बोर्ड पे लिख दिए, अभी हम इसको समझा देते हैं, ठीक है ना। लिखा मैंने क्या कि ऑर्थो
एवं पैरा समवयव को वाष्पीय आसवन, जैसे कि मैंने पहले ही बोला था क्या, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल को किस प्रोसेस से अलग कर सकते हैं, तो वाष्पीय आसवन विधि द्वारा अलग किया जाता है। ये तो ठीक हो गया। अब ऐसा क्या होता है वो आगे बढ़ते हैं। दुर्बल आंतर आणविक हाइड्रोजन आबंध के कारण ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल भाप द्वारा वाष्पित होता है, जबकि पैरानाइट्रोफिनॉल कम वाष्पशील होता है क्योंकि इसमें अंतरा आणविक हाइड्रोजन आबंध पाया जाता है जिससे अणु आपस में संगुणित हो जाते हैं। अब ये तो खैर आंसर लिख लीजिएगा, समझा देंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। इंग्लिश में क्या लिखें, ऑर्थो पैरा आइसोमर। देखिए भाई, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल दोनों का फॉर्मूला सेम होगा, तो आप सभी लोग आइसोमर के बारे में या समवयव के बारे में जानते हो। क्या होता है, दो या दो से अधिक कंपाउंड जिसका केमिकल फॉर्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, उसको हम लोग आइसोमर कहते हैं। ठीक है, तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल दोनों के दोनों क्या है, एक दूसरे के आइसोमर है। ठीक है, अब ऑर्थो पैरा आइसोमर कैन बी सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन, जो कि हमने इंग्लिश वालों के लिए यही चीज लिखवाया था, स्टीम डिस्टिलेशन टेक्निक। ये तो ऑब्जेक्टिव वाला बात है, वैसे क्यों होता आगे समझ लेते हैं। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज स्टीम वोलेटाइल ड्यू टू वीक इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो यहाँ पे आप दुर्बल आंतर आणविक लिखे हो ना, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वाइल पैरानाइट्रोफिनॉल इज लेस वोलेटाइल ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विच कॉज एसोसिएशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। थ्योरी से तो कुछ समझ में आया होगा या कुछ चीज़ें नहीं समझ में आएगी, उसको हमको डिस्कशन करते हैं। ठीक है, पहले आप समझ लीजिए फिर आगे बात करते हैं। देखिए होता क्या कुछ लोगों को शायद ये नहीं पता होगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है। पहले तो ये समझ लें, जब फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाते हैं, तब हम उसको क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आगे बात करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो प्रकार का होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा भाई, उसमें से एक का नाम होता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हिंदी में क्या बोलेंगे, आंतर आणविक हाइड्रोजन आबंध। और दूसरा क्या होता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अंतरा आणविक हाइड्रोजन आबंध। मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड दो प्रकार का होता है, एक का नाम है इंटरमोलिकुलर और दूसरे का नाम है इंट्रामोलिकुलर। अब इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर को खाली समझ जाएंगे, आपका आंसर आपको समझ में आ जाएगा। अब समझते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे मैं आपको क्या बना दे रहा हूँ पहले, अब गौर से देखेंगे क्या कि यहाँ लगा है OH, ठीक है, फिनॉल है। अब इसके ऑर्थो पे NO2 को जोड़ दो, ये हो गया हमारा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ठीक है, इंट्रा में क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, ये बहुत लोगों को पता होगा तो स्टेटमेंट से समझ में आएगा। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होता है कि हाइड्रोजन जो बॉन्डिंग लगेगा ना, वो अपने ही मॉलिक्यूल्स के अंदर लगेगा। मतलब जो हाइड्रोजन बॉन्ड या हाइड्रोजन आबंध लगने वाला है उसी मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला। अब देखिए कैसे, O और H में, इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा कौन है, मतलब विद्युत ऋणात्मक कौन है, तो ये हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज आ जाएगा, इस पे माइनस आएगा। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन होता है, यानी इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत किसके पास होती है, तो ऑक्सीजन के पास होती है। अब इसको हम डेल्टा कहते हैं, इसको बोलेंगे पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। अब यहाँ देखेंगे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में भी ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे क्या बोला कि जब फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ आप किसको देख लीजिएगा, H को देख लीजिएगा, तो आप बोलेंगे इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग लग रहा है। अब साफ साफ देखेंगे क्या, अब साफ साफ दिख रहा हो क्या कि यहाँ पर H है और यहाँ पर O है, पर इसके बीच में क्या होने लगेगा, अट्रैक्शन लगने लगेगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में। अभी मैंने आपसे क्या बोला, जब सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन लगने लगता है, सेम समान अणु के बीच में आकर्षण लगने लगता है, तो उसको हम बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आप देखिए तो क्या ये
किसी बाहरी मॉलिक्यूल से आकर्षण कर रहा है, नहीं, ये सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन हो जाए। तो ऐसे बॉन्डिंग को हम लोग कहते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ में आ गया? अब बात करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर क्या होता है। इंटरमॉलिक्यूलर में क्या होता है, जब दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन करते हैं, दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स। अब यहां देखेंगे, यहां समझा देते हैं। ये देखिए, ये क्या है, ये पैरा नाइट्रोफिनॉल। अब देख लीजिए, ये हमारा क्या है, पैरा नाइट्रोफिनॉल, और ये भी हमारा क्या है, पैरा नाइट्रोफिनॉल है। ये भी पैरा नाइट्रोफिनॉल है, ये भी पैरा नाइट्रोफिनॉल। आप साफ साफ देख सकते हैं कि ये वाला O इसके साथ अट्रैक्शन नहीं कर सकता है। जैसे कि आप यहां देख रहे थे कि इसका O इसके साथ अट्रैक्शन कर सकता था, यहां नहीं, क्योंकि उनकी दूरी बहुत अधिक है। तो यहां क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्शन करता है। सेम लॉजिक आप यहां देख सकते हैं, क्या इसमें ये माइनस वाला है और ये कैसा प्लस वाला है, इसमें ये माइनस और ये कैसा बताओ प्लस। अब यहां पर जो अट्रैक्शन लगेगा उसको हम लोग बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे कि ये वाला इसके एच के साथ अट्रैक्शन कर रहा है, आप समझ सकते हैं क्या कि इसका O बगल वाले के साथ, मतलब जैसे एक ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल सॉरी पैरानाइट्रोफिनॉल है, एक और है, फिर एक ऐसा और होगा, फिर एक ऐसा और होगा। तो इसका वाला इसके साथ बॉन्डिंग करेगा, इसका वाला बगल वाले के साथ करे, फिर उसका अगले वाले के साथ करे। तो आप देखेंगे ना कि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ जुड़ रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं एसोसिएशन। और जब मॉलिक्यूल्स जुड़ने लगता है ना तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, क्वथनांक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और यहाँ मॉलिक्यूल्स जुड़ नहीं रहा है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, क्वथनांक क्या होगा, कम होगा। अब समझ में आ रहा है क्या लिखा है आपने, देखो ऑर्थो एवं पैरा समावयव मतलब आइसोमर वाष्पीय आसवन विधि द्वारा अलग किया जाता है। एक्चुअली में ऑर्थोनाइट्रो क्या होता है, दुर्बल अंतर आणविक हाइड्रोजन आबंध के कारण ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल भाप द्वारा वाष्पित होता है। इसका मतलब क्या है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में वीक इंट्रामॉलिक्यूलर यानी अंतर आणविक हाइड्रोजन आबंध पाया, इसलिए आसानी से भाप बनकर पहले ही निकल जाता है, पहले भाप बनकर निकल। पीछे कौन रह गया, पैरानाइट्रोफिनॉल। पीछे रह क्यों गया, कारण क्या है, पैरानाइट्रोफिनॉल कम वाष्पशील होता है क्योंकि इसमें अंतरा आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड। इसका मतलब क्या, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब इससे होता है क्या, इससे होता है कि पार्टिकल्स आपस में जुड़ना शुरू कर जाते हैं। अब जब आपस में जुड़ना शुरू करेंगे तो आकर्षण बल बढ़ेगा। अब जितना ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा, मुझे उतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा उसको क्या करने के लिए, वेपोराइज करने के लिए, इनको भाप में बदलने के लिए। बात समझ में आ रही है यार। तो पैरानाइट्रोफिनॉल में कौन सा बताओ, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में क्या, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसीलिए ये इजीली वेपोराइज होता है। अब आपसे दोबारा पूछ रहे एक सवाल, आपसे कोई पूछेगा कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल पहले भाप कौन बनाएगा, आप बोलेंगे ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। क्यों बनाएगा, क्योंकि इसके अंदर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया था, इसलिए कम तापमान पे वेपोराइज हो सकता है। पैरानाइट्रोफिनॉल लेस वोलेटाइल, क्योंकि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया था, इससे क्या होता है, मॉलिक्यूल्स आपस में एसोसिएट करने लगते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा, देखिए ऑर्थो पैरा आइसोमर कैन बी सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन। यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं था। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज स्टीम वोलेटाइल, जल्दी भाप बनेगा ड्यू टू वीक इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि इसमें अंदर दुर्बल हाइड्रोजन बॉन्ड पाया था। वाइल पैरानाइट्रोफिनॉल इज लेस वोलेटाइल ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विच कॉज एसोसिएशन, इससे क्या पार्टिकल्स एक साथ जुड़ने लगता है। ठीक है, तो ये मुख्य कारण था क्या, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल में डिफरेंट लाने का, क्या बॉन्डिंग। आई होप आपको आपका आंसर मिल गया। किस प्रोसेस से क्या सेपरेट करेंगे, तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल को अलग करने के तरीके का स्टीम डिस्टिलेशन, वाष्पीय आसवन विधि। तो ये क्वेश्चन जो आपका बनेगा 2 मार्क्स में आ सकता है या 3 मार्क्स में आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, जैसे भी आए आपसे भी क्वेश्चन बन जाना चाहिए। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर आगे मैंने आपसे बोला था ना, बहुत सारे इंपॉर्टेंट अभी टॉपिक पढ़ेंगे। अभी तो सिर्फ एक पढ़ा है मैंने, क्या, फिनॉल का नाइट्रेशन। अब हम पढ़ेंगे फिनॉल का हैलोजिनेशन। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। आइए रिएक्शन को देखते हैं। रिएक्शन क्या कह रहा है, हैलोजिनेशन। आप इसके पहले क्या पढ़े थे, नाइट्रेशन। फिनॉल का हम लोग नाइट्रेशन रिएक्शन पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ रहे हैं हैलोजिनेशन। ये भी रिएक्शन कुछ नाइट्रेशन जैसा ही है।
वो इसलिए कि आप वहाँ भी हम लोग सिर्फ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल या पैरानाइट्रोफिनॉल बना था, या 2,4,6 ट्राइब नाइट्रोफिनॉल बना था। यहाँ भी कुछ वैसा ही चल रहा है। देखिए कैसे, जब फिनॉल पे CH2 या क्लोरोफॉर्म के प्रेजेंस में ब्रोमीन का रिएक्शन कराया जाता है, तो ब्रोमीन या तो ऑर्थो पे जाकर बैठता है या तो पैरा पे जाकर बैठता है, और मेजर आपको पता है पैरा वाला बनेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ब्रोमीन को जहाँ जा करके बैठना है वहाँ पर पहले से एक ब्रोमीन जा करके एक H को हटाएगा, तो बाहर क्या निकल जाएगा, HBr। जहाँ का H हटेगा वहीं पर ब्रोमीन जा करके बैठेगा। अब जैसा कि आपको ऑलरेडी बता रखे कि फिनॉल का रिएक्शन कहाँ होगा, इलेक्ट्रोफाइल को लेकर के ऑर्थो और पैरा पे होगा। तो ब्रोमीन कहाँ जाएगा, या तो ऑर्थो पे या तो पैरा पे। तो ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल बनेगा या पैरा ब्रोमोफिनॉल बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर उसी ब्रोमीन का रिएक्शन वाटर के प्रेजेंस में करते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है क्या, व्हाट हैपन व्हेन फिनॉल रिएक्ट विथ ब्रोमीन वाटर। फिनॉल ब्रोमीन जल से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, ठीक है। तो फिनॉल जब ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करता है तो क्या कर, आप देख लिए ब्रोमीन कहाँ जाकर जुड़ रहा है, ऑर्थो पे जुड़ रहा है, पैरा पे जुड़ रहा है और ऑर्थो पे जुड़ रहा है, यानी तीनों जगह पर जा करके जुड़ जाएगा और बनाएगा क्या, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। कंपाउंड क्या बन रहा है, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। आपको याद होगा पहले यहाँ नाइट्रिक एसिड था कॉन्सेंट्रेटेड, तो सेम बना था NO2 NO2 NO2, बस वही वैसा ही चल रहा है। ब्रोमीन का रिएक्शन अगर कार्बन डाइसल्फाइड या क्लोरोफॉर्म के साथ, क्लोरोफॉर्म के प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा तो पैरा ब्रोमोफिनॉल बनेगा या ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल बनेगा। लेकिन अगर वही ब्रोमीन का रिएक्शन वाटर के प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बनेगा, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक चल रहा है, बाकी कुछ है नहीं। अब इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बताते हैं। आइए रिएक्शन को आगे देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, कन्वर्जन ऑफ फिनॉल इनटू बेंजीन। एक्चुअली में इसका नाम क्या होना दिया बुक में, रिएक्शन विथ जिंक डस्ट, लेकिन मैंने जानबूझ के नाम दिया कि अगर आपको एग्जाम में फिनॉल से बेंजीन बनाने के लिए पूछ दे तो फिनॉल में ऐसा क्या डाल दे कि बेंजीन बन जाएगा। तो देखिए फिनॉल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H6O, या हम लोग ऐसे लिखते हैं क्या, C6H5OH। दोनों सेम ही चीज़ है तो इसलिए घबराइएगा मत। फिनॉल के फॉर्मूला होता है, फिनॉल में ऐसा क्या डाल दे कि बेंजीन बन जाए। तो आप समझ पा रहे हैं क्या कि अगर हम इस फिनॉल से इस O को हटा दें तो हमारा बेंजीन बन जाएगा। तो फिनॉल से इस O को हटाने के लिए जिंक डालते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, जिंक का प्रयोग करते हैं। यानी फिनॉल से अगर बेंजीन बनाना हो तो जिंक डाल दो। अबे जिंक क्या करेगा, इसका रिडक्शन करेगा। रिडक्शन को हिंदी में बोलते हैं अवकरण, अवकरण करेगा, या इसको हम लोग बोलते हैं अपचयन, ठीक है। ये करेगा और ये क्या करेगा, इस ऑक्सीजन को लेके चला जाएगा और क्या बच जाएगा, C6H6। तो फिनॉल से बेंजीन अगर बनाने के लिए क्वेश्चन में पूछ दे तो आपको डालना क्या है, जिंक डाल देना। जिंक क्या करेगा, ऑक्सीजन को लेके चला जाएगा, तो क्या बच जाएगा, C6H6, यानी कि आपका बेंजीन बन जाएगा, ठीक है। आई होप मेरी बातों का पकड़ पड़ा। फिनॉल से जब भी बेंजीन बनाने की इच्छा करेगी आप उसमें क्या डाल दीजिएगा, जिंक डाल दीजिएगा। जिंक का पाउडर, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या होगा, यानी हम फिनॉल का ऑक्सीकरण करना, क्या करना है, ऑक्सीकरण। यहाँ हिंदी में लिख देते हैं फिनॉल का ऑक्सीकरण। फिनॉल का ऑक्सीकरण। देखिए ऑक्सीडेशन का मतलब तो आपको पता होगा, हाइड्रोजन का निकलना या ऑक्सीजन का जुड़ना, ये ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो फिनॉल के ऑक्सीडेशन कराने के हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि प्रबल ऑक्सीकारक का प्रयोग करेंगे। जैसे कि एसिडिक यानी कि अम्लीय Na2Cr2O7, ये सोडियम डाइक्रोमेट है। क्या है, हम इसकी जगह पर, सोडियम डाइक्रोमेट की जगह पर हम लोग पोटेशियम डाइक्रोमेट का भी यूज कर सकते हैं। अगर ये नहीं तो ये दोनों के दोनों क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि प्रबल ऑक्सीकारक। अभी क्या करेगा, ये फिनॉल को बेंजोक्विनोन में बदल देगा। बेंजोक्विनोन यानी ये एक तरह का कीटोन में बदल चुका है।
तो फिनॉल का जब हम लोग ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, बेंजोक्विनोन प्राप्त होगा। ठीक है, बेंजोक्विनोन। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, जब भी हम लोग ऑक्सीडेशन करते हैं क्या निकलता है बताओ, H बाहर निकलता है और O आ जाता है। तो फिनॉल के ऑक्सीडेशन पे जो मिलता है उसका नाम क्या है, बेंजोक्विनोन। ठीक है ना। चलिए 2 रिएक्शन और है, रीमर टाइमन एंड कोल्वे रिएक्शन, इसके आगे हम उसी को पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोबारा बता देना, फिनॉल से अगर बेंजीन बनाने की इच्छा होगी तो जिंक डाल देंगे, फिनॉल से अगर बेंजोक्विनोन बनाने की इच्छा होगी तो पोटेशियम डाइक्रोमेट या सोडियम डाइक्रोमेट के साथ उसका ऑक्सीडेशन करा देंगे। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए इस आखिरी रिएक्शन को देख लेते हैं। नाम क्या है, कोल्वे रिएक्शन एंड रीमर टाइमन रिएक्शन। ठीक है, इन दोनों में ही फिनॉल का रिएक्शन कराया जा रहा है। किसका रिएक्शन कराया जा रहा है, फिनॉल का। एक बात आपको पहले बता दें, इस रिएक्शन को अगर डीपली देखना होगा, डीपली अगर समझना है ना, तो मैं कोल्बे रिएक्शन वर्सेस रीमर टाइमन रिएक्शन पे ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, आप उसको जा करके डीपली देख सकते हैं कि एक्चुअल में रिएक्शन होता कैसे। यहाँ पर शॉर्टकट बताते हैं। सबसे पहले फिनॉल का क्या करते हैं, एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं। देखिए दोनों जगह सेम है, फिनॉल का एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं। उसके बाद एक्वस NaOH, अगर हम CO2 का रिएक्शन कराएंगे, किसका रिएक्शन कराएंगे, CO2 का, तो यहां पर ऑर्थो वाले पोजीशन पर जाकर के कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ जाता है। कौन सा ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। लेकिन अगर हम क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन कराते हैं, किसका करा देते हैं, क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन कराएंगे, तो यहां पर जाकर के एल्डिहाइड जुड़ेगा। थोड़ा सा गौर से देखेंगे, अगर CO2 का रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ेगा, अगर क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन कराएंगे तो एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ेगा। बस इतना ध्यान रखना है। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, उसका हाइड्रोलिसिस करना है। यानी एग्जाम में अगर आपसे पूछेगा कि कोल्बे रिएक्शन को कंप्लीट करें, आपको इतना लिख देना बस। बोर्ड एग्जाम में कभी आज तक इसका मैकेनिज्म नहीं पूछा, कभी नहीं पूछा। सिंपली क्या पूछा, कंप्लीट द कोल्बे रिएक्शन या व्हाट इज कोल्बे रिएक्शन। ठीक है ना, तो कोल्बे रिएक्शन या कि आपसे क्या पूछा एग्जाम में, रीमर टाइमन रिएक्शन क्या, तो कभी भी मैकेनिज्म आज तक इन दोनों का पूछे ना, पूछेगा भी नहीं। ठीक है ना। हाँ, जेई नीट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पढ़ के जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 11th-12th के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, फिनॉल के ऊपर किसका रिएक्शन करेंगे, एक्वस NaOH का। अब अगर हम CO2 का रिएक्शन करा देंगे तो ऑर्थो पे क्या जगह बैठेगा, बेंजो कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अगर क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन कराएंगे तो जाके जुड़ेगा एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है ना। फिर उसका हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस। क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो इस स्टेप 1 का मतलब क्या होता है कि पहले इसके साथ रिएक्शन करेगा, फिर CO2 के साथ रिएक्शन करेगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ चल रहा है, पहले एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन करेंगे, फिर क्लोरोफॉर्म का साथ रिएक्शन करेंगे और फिर इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे। सीखने वाली बात खाली एक जगह है, क्या कि अगर हम CO2 देख लिए एरो के ऊपर एक्वस NaOH के साथ, तो समझ जाना है कि यहाँ पे COH जाके जुड़ने वाला। अगर क्लोरोफॉर्म देख लिए, अब समझ जाना है कि यहाँ पे एल्डिहाइड जुड़ने वाला। ठीक है, तो नाम इसका देखो क्या होता है, सेलिसाइक्लिक एसिड, सेलिसाइक्लिक एसिड या 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। अब इसका नाम क्या है, सेलिसाइल एल्डिहाइड या 2-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ठीक है, सेलिसाइल एल्डिहाइड या 2-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ठीक है, तो ये 6 रिएक्शन थे किसके, फिनॉल के। ये 6 रिएक्शन था, इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ फिनॉल। और ये जो भी 6 रिएक्शन पढ़ा है और सब किस टॉपिक के अंतर्गत था, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फिनॉल। आप देख रहे हो क्या, पूरा रिएक्शन पढ़ लिया होगा। हर बार या तो जो रिएक्टेंट है बाहर से आने वाला या तो ऑर्थो पे जाकर बैठ रहा है या तो पैरा पे बैठ रहा है। ठीक है ना, तो क्योंकि हम लोग को पता क्या है, फिनॉल इज ए ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव। ठीक है, आई होप आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक, एग्जाम की तैयारी करते रहिए। बाय बाय।